नमस्कार दोस्तों, बरवड़ा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्ज, खैर मकतब है। आज मैं फिर से नए तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा नया तथ्य है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अपन संज्ञा के भाववाचक रूप को पढ़ रहे थे, वो आज मैं पूरा करने वाला हूँ। उसके बाद में कारक, क्रिया, विशेषण जो भी है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय जो भी हमारे सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, एक बार कक्षा 9 और 12 के बीच में चलने वाली हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसका अवलोकन जरूर करें। सफलता के लिए उसका अवलोकन जरूर करें, क्योंकि अन्य तरह तरह की चमकीली गाइडें पढ़ने से कोई किसी तरह का सरोकार नहीं है। आप ऑथेंटिक किताब पढ़ें और ऑथेंटिक तथ्यों को आप सार ग्रहण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने एक बात आपको बताई थी, जब भी मेरे चैनल में आप पढ़ने बैठे तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार उस शब्दों को देखिए। वो शब्द मैं बता रहा हूं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, उन्हीं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए मित्रों, अब बात करने वाला हूं मैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अपने सामने शब्द है मम। मम का होगा ममता। क्या होगा? ममता या होगा ममता। यह जब शब्द आते हैं तो आप उनको सही कर दें। मम एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम से अगर भाववाचक संज्ञा पूछे तो मम का ममता होगा या ममता होगा। ऐसे शब्द आपके सामने आए तो उनको आप सही कर दें, ठीक है ना। उसमें मेरा भी होगा, ऐसे उटपटांग 3 और ऑप्शन होंगे जो आपको गलत में डालेंगे। आप इस शब्द को याद कर लेना कि इसका ममता एक भाववाचक संज्ञा है और ये मम सर्वनाम से बनी है। यह आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लें। उसके बाद में शब्द है सौ। सौ शब्द का आपका होगा सौतव। क्या होगा? सौतव। सौ का होगा सौतव, आपका होगा आपा, ठीक है ना। और सर्व शब्द का आपके होगा सर्वस्व। यह शब्द कई बार परीक्षा में आ चुका है। इस शब्द को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सर्व का भाववाचक संज्ञा होगी सर्वस्व, ठीक है ना। कई बार इसका संधि भी पूछते हैं, तो आप इस शब्द को अच्छी तरीके से याद करने का। और निज का होगा निजतव। निज का होगा निजतव। आप इन शब्दों को याद रखें। सर्वनाम से बढ़ने वाली भाववाचक संज्ञा इस प्रकार है। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं। मम से बनता है ममता और या ममतव। सव से बनता है सवतव या आप से बनता है आपा। सर्व से बनता है सर्वस्व और निज का बनता है निजतव। ये मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लें या अपनी कॉपी में लिखें और इनको तैयार करें। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भाववाचक रूप जरूर पूछा जाता है, या विशेषण का भाववाचक रूप पूछा जाता है, या सर्वनाम का भाववाचक रूप पूछा जाता है, या संज्ञा में से ही भाववाचक रूप पूछा जाता है। 100% पूछा जाता है और वो सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मैं तो मालिक से यही दुआ करता हूँ, हे मालिक, जो मेहनत करने वाले हैं वो हमेशा आगे बढ़े और उनके द्वारा किए गए सवाल गलत नहीं हो, ऐसी उनको सद्बुद्धि मिले, ठीक है ना। तो सद्बुद्धि कब मिलेगी? जब अपन मेहनत करेंगे। मेहनत में अपन बेकार मेहनत क्यों करें? किसी गाइडों के पीछे क्यों पढ़ें? आप कोई भी किताब कामयाब है, जो भी किताब कामयाब है, जैसे कक्षा 9 से 12 के बीच में हिंदी व्याकरण चलती है, इस किताब को आप एक बार नहीं 100 बार पढ़ो। एक बार नहीं 100 बार पढ़ो। उस किताब में से आप पूरी व्याकरण सीख लोगे। हाँ, कुछ मिस्टेक हो सकती है किताब में, कुछ मिसप्रिंट है तो होता है, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। पूरी पढ़ने के बाद में अपने आप आपको पता चल जाएगा। गलत नहीं करें, एकदम ऑथेंटिक किताबों को पढ़ें, किसी गाइडों के चक्कर में नहीं पढ़ें। और ऑथेंटिक किताब को एक बार नहीं 100 बार पढ़ें, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आपकी व्याकरण है वो सुधर जाएगी। और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में व्याकरण का ही पार्ट है, पूरा व्याकरण का पार्ट है और हिंदी शिक्षण विद्या है, तो आप इसको तैयार करें। आगे मैं और शब्द लेकर आया हूं विशेषण से संबंधित। विशेषण से संबंधित देखिए, आपके सामने विशेषण से मैं संबंधित कुछ प्रश्न रख रहा हूं, कुछ तथ्य रख रहा हूं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाओगे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे? जैसे विशेषण है कठोर,
कठोर। दूसरा है विधवा, विशेषता है विधवा। फिर है चालाक, विशेषता चालाक। फिर है शिष्ट, है ना। उसके बाद में है ऊंचा, ये सब विशेषता है। किसी पहाड़ का ऊंचा होना, नम्र स्वभाव है, ठीक है ना। फिर है बुरा, ऐसे शब्द है। अब आप देखिए कि कठोर का भाववाचक क्या होगा। मान लीजिए जैसे ये चौक है, ये चौक है और मैं इसको कहूं कठोर है। ये चौक है, इसको मैं कहूं कठोर है। अगर मैं इसको भाववाचक में बदलूं तो इसका होगा कठोरता। कठोर एक विशेषण है, कठोर एक विशेषण है, उनका गुण बता रहा है कि कठोर है, कड़क है। अगर मैं इसको भाववाचक की ओर लेके जाऊं तो इसका गुण हो जाएगा कठोरता। क्या हो जाएगा? इस चौक में कठोरता के गुण है ना, तो इसका होगा कठोरता। ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में मैं बात करूं विधवा शब्द का, तो विधवा शब्द का ये बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में सवाल हमेशा पूछा जाता है। इसका आप याद रखना, वैधव्य, यह शब्द होगा वैधव्य, वैधव्य शब्द होगा। और यह विधवा एक विशेषण है और इसका भाववाचक संज्ञा होगी वैध है। विशेषण विशेषता है कि वो विधवा है, विशेषता क्या होगी? विधवा है ना। अब इस विशेषता को अपन भाववाचक में लेके जाएंगे तो वैधव्य होगा। क्या होगा? वैधव्य होगा। अब चालाक, चालाक भी एक विशेषता है कि वो आदमी बहुत चालाकी है। आदमी की क्या विशेषता बताई? कि वो चालाकी है। वो महिला विधवा है, महिला की क्या विशेषता बताई? वो महिला विधवा है, विधवा उनकी विशेषता है। तो विधवा को अपन भाववाचक में लेके जाएंगे तो वो होगा वैधव्य, और चालाक को अपन भाववाचक में लेके जाएंगे तो चालाकी होगा। क्या होगा? चालाकी होगा। इसको आप याद रखें। उसके बाद में मैं बात करूं तो शिष्ट है, शिष्ट का होगा शिष्टता। क्या होगा? शिष्टता। इस शब्द को आप याद रखें। और ऊंचे की मैं बात करूं, ऊंचा होगा ऊंचाई, है ना। जैसे ऊंचा से ऊंचा एक विशेषता है। हिमालय के पहाड़ ऊंचा है, हिमालय का पहाड़ ऊंचा है। पहाड़ की विशेषता क्या है? ऊंचा है। जैसे हिमालय पहाड़ की कोई भी चोटी का नाम है वो ऊंची है। जैसे अरावली की, जैसे माउंट आबू चोटी ऊंची है, तो माउंट आबू की विशेषता क्या हो गई? माउंट आबू की विशेषता होगी कि वो ऊंचा है ना। तो ऊंचा शब्द का अगर मैं भाववाचक की ओर लेके जाऊं तो होगा ऊंचाई। क्या होगा? ऊंचाई। माउंट आबू की कोई भी चोटी, अरावली की कोई भी चोटी, जैसे माउंट आबू, अरावली की जो माउंट आबू चोटी है वो इतना मीटर ऊंचाई पर है, ऐसे वाक्य बनता है, इतना मीटर ऊंचाई पर है। तो ऊंचा से ऊंचाई शब्द बनता है भाववाचक। अगर मैं बात करूं नम्र का, तो नम्र का होगा नम्रता, नम्रता। और बुरा से होगा बुराई, बुरा से होगा बुराई। जैसे वो व्यक्ति बुरा है ना। कोई शब्द आ गया जैसे वो व्यक्ति बुरा है। अब बुरा कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण से बुरा हो सकता है। अगर मैं उसको उसकी विशेषता को भाववाचक संज्ञा में लेकर जाऊं तो बुरा का होगा बुराई और नम्र का होगा नम्रता। इनको मित्रों आप ध्यान रखें। हो सकता है इसमें से कोई सवाल आ जाए, मुझे डाउट इस पे लग रहा है, ऐसे शब्दों में मुझे डाउट लग रहा है, ऐसे शब्दों विधवा से वैधव्य मुझे डाउट लग रहा है। पहले मैंने आपको जातिवाचक बताया था, गुरु का उसका गौरव होगा, ठीक। एक बताया था बंधु का, उनका बंधुत्व होगा। ऐसे शब्दों में मुझे डाउट है। ऐसे सवाल हमेशा परीक्षा में आते हैं और ये सवाल व्याकरण के सवाल है, वो हमेशा रिपीट होते हैं, अधिकतर रिपीट होते हैं। और जो सवाल ऐसा कोई आ गया आपको नहीं आ रहा है, आपने 100% तैयारी की है, आपको नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वो मतलब कि 99% अभ्यर्थियों को नहीं आ रहा है, उनको आपको करना नहीं है ना। अगर आप करें तो सोच समझकर और अपनी विद्वता के बारे में सोच समझकर उस सवाल को करें, ठीक है ना, तो आपका सही हो जाएगा। आगे मैं और बात करूं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने किस तरीके से बनती है, ऐसे शब्द मैं आपके सामने और लेके आया हूं। उन शब्दों को आप देखिए। ऐसे शब्द है जैसे स्वस्थ, स्वस्थ की भाववाचक संज्ञा, मीठा की भाववाचक संज्ञा,
और उसके बाद में सरल, सरल की भाववाचक संज्ञा, फिर है शूर, और उसके बाद में मैं एक ले लेता हूं चतुर। ठीक है ना। अब स्वस्थ एक विशेषता है किसी के बारे में, जैसे मोहन एक स्वस्थ व्यक्ति है, मोहन एक स्वस्थ व्यक्ति है। मोहन की विशेषता है कि वो स्वस्थ है ना। जैसे किसी घोड़े से, गधे से, गाय से, किसी से आप संबंध कर सकते हो कि ये स्वस्थ है ना, तो उसकी विशेषता हो गई कि वो स्वस्थ है, उसमें कोई रोग नहीं है ना। तो इसका अगर मैं पूछे कि इसको इस विशेषता, तो एक संज्ञा की विशेष सर्वनाम विशेषता है, स्वस्थ है, इनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, यह आपको करना है। तो हो जाएगा स्वस्थ से आप हमेशा पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो होगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। इसको आप याद रखें। स्वस्थ एक विशेषता है और इस विशेषता की भाववाचक संज्ञा होगी स्वास्थ्य। ठीक है ना। पर उसके बाद में है मीठा, तो मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। क्या होगी? मिठास, है ना, मिठास होगी। इसमें आप मीठापन मत करना, आपके सामने एक शब्द और भी होगा, ये होगा मीठापन, इसको आप मत करना, ये गलत होगा। ऐसे ऑप्शन होंगे आपके सामने, मिठास होगा, मीठापन होगा, और मिठास होगा, मिष्टान होगा, ऐसे बहुत सारे 3-4 ऐसे ऑप्शन देंगे, आपको कंफ्यूज में करेंगे। आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। यह मीठा एक विशेषता है। जैसे यह आम मीठा है, यह आम मीठा है, तो आम की विशेषता हो गई वो मीठा है। आम की क्या विशेषता होगी? जैसे वाक्य है यह आम, यह आम मीठा है ना, मीठा है, तो इस आम की विशेषता हो गई कि मीठा है, आम की विशेषता हो गई मीठा है। अब इस विशेषता को भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। क्या होगी? मिठास होगी। इसकी भाववाचक संज्ञा मिठास होगी। उसके बाद में आपके सामने और अगर बात करूं तो शब्द है सरल। सरल से बनता दोस्तों सरलता। क्या बनता है? सरलता। क्या बनता है? सरलता है। सरल कोई भी कि यह प्रश्न सरल है, प्रश्न की विशेषता है कि वो सरल है ना, तो इस विशेषता की बन जाएगी सरलता। और सूर शब्द का होगा सूरता। क्या होगा? सूरता, या होगा शौर्य। ये दो शब्द है, ठीक है ना, सूर या सूरता या शौर्य, ये इसकी विशेषता होगी। उसके बाद मैं बात करूं चतुर की, तो होगा चतुराई। चतुराई शब्द होगा। देखिए श्याम एक चतुर व्यक्ति है, प्रश्न आया, वाक्य है श्याम एक चतुर व्यक्ति है, ठीक है ना, तो श्याम की विशेषता हो गई कि वो चतुर है। श्याम की विशेषता क्या हो गई? वो चतुर है। अब उस चतुर जो विशेषता है, अगर उसकी भाववाचक संज्ञा बनाई जाए तो चतुराई होगा। इसका वाक्य हो जाएगा श्याम चतुराई से कार्य करता है। श्याम चतुराई से कार्य करता है। ये दोस्तों इस तरीके से वाक्य बनते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। जैसे श्याम एक चतुर व्यक्ति है, श्याम की विशेषता हो गई वो चतुर है, ठीक है ना, श्याम की विशेषता हो गई वो चतुर है। आगे अगर इसको भाववाचक संज्ञा में बदलें तो ये हो जाएगा चतुराई। वाक्य बन जाएगा श्याम चतुराई से कार्य करता है। श्याम चतुराई से कार्य करता है। इस तरीके से ये चतुराई वाक्य बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आज विशेषण के बारे में, जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, उतना ही पढ़ेंगे। आगे मैं और आपके सामने कुछ शब्द लेके और आया हूं, उनको आप देखिए। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, परंतु इस बोर्ड पर मैं अच्छी खासी आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। डिजिटल जमाना डिजिटल का आ गया है और डिजिटल नहीं है, फिर भी मैं आपको अच्छी खासी जानकारी दे दूंगा। क्रिया से आप किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, क्रिया से किस तरीके से आप भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, यह ध्यान में रखना है। आपके सामने क्रिया है, और जैसे क्रिया है सुनना, सुनना एक क्रिया है। जैसे गिरना, गिरना एक क्रिया है ना। जैसे चलना, चलना एक क्रिया है ना। उसके बाद में है कमाना, कमाई करना एक क्रिया है, कमाना। फिर है बैठना,
बैठना भी एक क्रिया है ना। उसके बाद में पहचानना, पहचानना। अब क्रिया शब्द का पहले आपको अर्थ आना चाहिए, क्रिया का मतलब क्या है। क्रिया का मतलब है कोई भी कार्य करना। क्रिया का मतलब है कोई भी कार्य करना। कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य करोगे वो क्रिया के क्षेत्र में आएगा दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखें। कोई भी कार्य जब किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। ये आपको इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है, लंबी चौड़ी परिभाषा के पीछे नहीं भागना है। लंबी चौड़ी परिभाषा ना तो पूछी जाती है और ना उसके पीछे भागना है। आपको इतना ध्यान रखना है, क्रिया का मतलब करना, क्रिया का मतलब होता है करना, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे सुनना एक क्रिया है। कैसे सुना जाता है? कानों से सुना जाता है ना, कानों सुना जाता है। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे थे, मोहन चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी पढ़ा रहे थे, मोहन चुपचाप सुन रहा था। तो सुन है वो सुनना से बना है ना, सुन है वो सुनना से बना है। तो सुनना एक क्रिया है और इस क्रिया की भाववाचक संज्ञा होगी सुनवाई। क्या होगी? सुनवाई। ये ध्यान रखना, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। सुनना की भाववाचक संज्ञा होगी, ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं और अपन सरल मानता है कि सारे सरल है, ये तो मैं कर लूंगा। जब परीक्षा में बैठते हैं तो अपने स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं दोस्तों, ये आप हमेशा ध्यान रखना। सवाल यही है, यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, यही सवाल बोर्ड हमें पूछता है ना। चाहे आरपीसी बोर्ड हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे केवीएस बोर्ड हो, चाहे एनवीएस बोर्ड हो, चाहे डीएसएसबी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सवाल वही होते हैं, हमें बार बार पूछे जाते हैं, अपन उसको नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी किताब में से आते हैं। तो देखना, सुनना की भाववाचक क्रिया होगी, भाववाचक संज्ञा होगी सुनवाई। उसके बाद में गिरना। जैसे किसी वस्तु के भाव गिर गए, जैसे अनाज के भाव गिर गए, है ना। जैसे बाजरा के भाव 2 रुपए गिर गए, पेट्रोलियम के 2 रुपए गिर गए, है ना। जैसे डीजल के 5 रुपए भाव गिर गए। गिरना मतलब उसकी जो गुणवत्ता थी, जो पैसे का मूल्य था, लेवल था, उससे दाम कम हो जाना, है ना। तो अपन क्या करेंगे? गिरावट एक क्रिया, गिरना एक क्रिया है और भाववाचक संज्ञा होगी गिरावट। क्या होगी? गिरावट। ये आपको ध्यान में रखना है। भाववाचक संज्ञा क्रिया है गिरना और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी गिरावट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में चलना एक क्रिया है कि श्याम पैदल पैदल चल रहा है, श्याम पैदल चल रहा है, मोहन पैदल आ रहा है ना, मोहन पैदल आ रहा है ना, और गाड़ी तेज चल रही है। तो ये चलना एक क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है करना। मैंने आपको पहले बताया, क्रिया का मतलब होता है करना। तो चलना शब्द एक क्रिया है और अगर इसकी भाववाचक संज्ञा बनाई जाए दोस्तों तो इसका होगा चाल। क्या होगा? चाल। क्या होगा? चाल। गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो 180 प्रति घंटे की रफ्तार है ना, वो उनकी चाल है। क्या है? चाल है, और वो चाल भाववाचक में है। अगर उसका सही और ओरिजिनल रूप पूछा जाए तो वो है क्रिया, चलना से बना है, भाववाचक संज्ञा। आगे मैं बात करूं, कमाना शब्द आया है, उसकी भाववाचक संज्ञा होगी कमाई। क्या होगी? कमाई। और बैठना की मैं बात करूं तो होगा बैठक, भाववाचक संज्ञा होगी बैठक। और पहचानना की मैं बात करूं तो होगा पहचान। पहचान, इसको आप थोड़ा नोट कर लेना, इस शब्द को, यह शब्द आ सकता है। पहचानना यह एक क्रिया है, किसी को पहचानना है, तो पहचानना एक क्रिया है और अगर इसकी भाववाचक संज्ञा पूछे तो पहचान होगी, पहचान होगी। और पहचानना और पहचान में बहुत अंतर है ना। पहचानना एक क्रिया है और पहचान एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसकी है? क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों आज इतना ही,
कल फिर नए तथ्य के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों घंटी के निशान को आप जरूर प्रेस करें। मेरा जो भी नया जो नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।